ड्राइव सिस्टम जो होता है वो आर्म मूवमेंट को बताता है या आर्म मूवमेंट इससे मिलता है। इसमें स्पीड की भी इंपॉर्टेंस होती है कि कितनी तेज इसको चलाना है। पहली यूनिट में जब हमने इनके बेसिक्स देखे थे तो ये फाइंड आउट किया था कि जो हाइड्रोलिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, हैवी वेट के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रॉबैक उनका ये रहता है कि मेंटेनेंस हाई होता है। वहीं पर हमारी दूसरी कैटेगरी जो है न्यूमेटिक जो है ये मीडियम वेट लिफ्ट करने की रेंज में आता है और इसका मेंटेनेंस भी एवरेज रहता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम्स होते हैं ये बाई प्राइस एक्सपेंसिव भी होते हैं और कम वेट उठा पाते हैं। इसी सीक्वेंस में कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम जो है नॉइज कम प्रोड्यूस करते हैं, न्यूमेटिक उससे ज़्यादा है और हाइड्रोलिक सबसे ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं ड्राइव सिस्टम को सिलेक्ट करने से पहले कि कौन सा हमें ड्राइव सिस्टम लेना है रोबोट के लिए या बेसिक नीड्स ऑफ ड्राइव सिस्टम। इसमें एक्यूरेसी हो गई, रिपीटेबिलिटी हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, मोबाइलिटी हुआ, ग्रेविटेशनल और एसिलेशन फोर्सेस रहे, बैकलैश, फ्रिक्शन एंड थर्मल इफेक्ट्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये पैरामीटर्स जब सेलेक्ट करते हैं ड्राइव सिस्टम को तो इनको कंसीडर किया जाता है। और एक्यूरेसी का कंसर्न जो है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के लिए जो पॉइंट्स डिफाइन करेंगे कि इस जगह पहुंचना चाहिए, तो ये एक्यूरेसी काउंट होता है। रिपीटेबिलिटी की एक ही काम को बार बार करना, इसमें क्या आता है, प्रिसीशन आता है कि जो डिफाइंड पॉइंट है क्या उस पर पहुंच रहा है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि कुछ वेरिएशन रहता है, तो इसीलिए हम क्या है कि पॉइंटेड प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, एक एरिया देते हैं कि उसमें अगर रोबोट प्लेस कर रहा है, पिक और प्लेस कर रहा है, देन दैट रोबोट इज सफिशिएंटली वेल। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इंडिकेट करता है मोशन को कि हमारा रोबोट कितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, और मूवमेंट रिलेटेड होता है ट्रांसलेशन और रोटेशन को लेके। मोबाइलिटी का जो कंसर्न है वो फ्लेक्सिबिलिटी से रहता है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही कंसर्न रहता है। तो इन जनरल जो है मोबाइलिटी हम या मोबाइल वर्ड जो यूज करते हैं जो मूविंग एलिमेंट्स होते हैं या मूविंग रोबोट्स होते हैं। ग्रेविटेशनल एंड एक्सीलरेशन फोर्सेस की जब रोबोटिक आर्म, रिस्ट और मैनिपुलेटर मूव करते हैं तो इन पर इनका क्या इम्पैक्ट होगा, कि स्पीड बढ़ाने पर कोई नई चैलेंजेस तो नहीं आएंगे या वेट ज़्यादा उठाने पर। फिर बैकलैश, फ्रिक्शन एंड थर्मल इफेक्ट्स को देखा जाता है। थर्मल मतलब बार बार जब मशीनरी वर्क करती है तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीटिंग इश्यूज डेवलप होते हैं, वो हो रहे हैं या नहीं। फ्रिक्शन इज ऑब्वियस अगर डिजायर्ड है तो। अनडिजायर्ड या ज़्यादा फ्रिक्शन जो है उसको कम करने के लिए वी यूज लुब्रिकेशन या मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया जाता है। बैकलैश जो होता है कि जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को पिक और प्लेस करना है दूसरी जगह पर, तो अब जैसे रोबोट गया उसने एक जगह रख दिया, अब वापस आ रहा है फिर जा रहा है, तो ये जो मूवमेंट है रोबोट का पिक और प्लेस का, अगर इसमें कोई वेरिएशन होता है टाइमिंग्स की टर्म्स में कि रोबोट कभी स्टक हुआ या मोशन अप्रोप्रिएट नहीं हुआ ज़्यादा वेट उठाने की वजह से या मैक्सिमम वेट लिफ्ट करने की वजह से, ये बैकलैश में काउंट होता है, यानी कि टाइम डिलेज हो रहा। कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिलेक्शन जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम को ध्यान में रख के किया जाता है कि टास्क कौन सा करना है, किस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है।